वो इसका पेन इधर है। और भी लोग आने वाले हैं, बस आने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको आना होगा वो आता ही रहेगा, है ना। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वेद प्रकाश सिंह मेरा नाम है। वेद, VED, है ना। तो और इकोनॉमी का मैं फैकल्टी हूँ। इंडियन इकोनॉमी जो आपकी यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन किया गया है, उसका फैकल्टी हूँ। आज हम लोग इकोनॉमी के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली होता क्या है कि हम तैयारी शुरू तो कर देते हैं, है ना। जैसे कि अभी आपका क्या नाम है? हाँ हाँ, बढ़िया। अभी आपका मैं सुन रहा था वहाँ कुछ जो डाउट्स वगैरह होते हैं, ऐसे न जाने कितने एस्पिरेंट्स के मन में डाउट्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी डाउट्स होती हैं, और उन्हीं का हल ढूंढने के चक्कर में, उन्हीं का समाधान ढूंढने के चक्कर में। यस यस ऑफ कोर्स, बैठिए, आइए, टेक योर सीट। यस ऑफ कोर्स, बैठिए एवरीवन। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। ये इंस्टीट्यूट नहीं, आपका घर है, और यहाँ हम लोग आपके गार्जियन हैं। आप लोग पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, है ना। और कभी भी जो यहाँ पे खड़ा होता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा पढ़ाता है, वो भी सीखता है ना। हम लोग भी सीखते हैं। इंसान अपने लास्ट समय तक, यानी जब अंतिम सांस चल रहा होता है ना, तब तक वो सीखता ही है ना। तो आप लोग थोड़ा सा लेट कर दिए, तो फिर से आपको अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम वेद प्रकाश सिंह है, एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। एंड इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग योर इकोनॉमी सब्जेक्ट एज वेल एज प्रिपरेशन। ठीक, आज हम लोग कुछ चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, आप जोड़कर इससे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसे जोड़कर देख सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या हम सोचते हैं, हमारे मन में क्या होता है, और जो डाउट्स हैं उस डाउट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाता है, और करने का हम प्रयास कैसे करते हैं। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, जिसमें हम लोग इकोनॉमी से संबंधित कुछ चीज़ों को जानेंगे, और ओवरऑल जो प्रिपरेशन आपका है यूपीएससी का, उससे संबंधित बहुत सी चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि हमने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ तथ्य हैं जिनका विश्लेषण करेंगे, जिनका मूल्यांकन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और देखेंगे जो अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ डाउट्स होते हैं, आप जाते हो, काउंसलिंग होता है आपका, बार बार आप डीमोटिवेट होते रहते हो, पढ़ोगे, खूब पढ़ोगे, पढ़ते जाते हो, नॉलेज भी खूब हो जाता है आपको, लेकिन फिर भी लगता है कि पेपर नहीं हो पाएगा, निकलेगा नहीं, है ना। समस्याएं, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम लोग यहाँ इस क्लास में देखेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कुछ फैक्ट, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको हमें ध्यान में रखकर तैयारी करना होता है। कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, तो जो हमारा सिलेबस होता है, जो मेंशन किया गया सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अपने मन से तो कुछ पढ़ते नहीं, कुछ पढ़ते हैं नहीं। सिलेबस हम उठाते हैं, देखते हैं,
और उसके रिगार्डिंग जो बुक्स होता है, मार्केट में मिलता है बुक्स उठा लिए और शुरू हो गई पहले पेज से प्राकथन, या जो पब्लिकेशन होता है, राइटर होता है, उसको देखिए और लास्ट तक पढ़ते चले गए इतिश्री, जहाँ लिखा होता है एंड होता है ना, वहाँ तक देखते चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये तरीका जो हम अपनाते हैं सही या गलत है? नहीं, बस आप ये सोचते हो कि नाउ वी आर लुकिंग यूपीएससी, लुकिंग फॉर पोस्ट ऑफ यूपीएससी, तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है ना, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना तो है ही है, मैंने बताया ना, पढ़ना तो है ही है, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या ये आपको पता है? नहीं, ये पता नहीं होता। तो पहला तो हमको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर हमको ये समझना होता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनका यूपीएससी यानी जो आप करने जा रहे हो उसमें रोल क्या है, और रोल के साथ उस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है ना, उस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो रोल की हमने बात किया, इम्पोर्टेंस की हमने बात किया, इट विल डिसाइड दैट हाउ मच सिलेबस यू हैव टू कवर, ये डिसाइड करेगा। अगर ये नहीं पता है तो वही है फर्स्ट टू लास्ट, पढ़ते चले जाओगे, समझ, कहा जाता ना कि आज का जो दौड़ है, जिस दौड़ में हम निकलते जाए, दौड़ नहीं दौड़, जिस दौड़ में हम लगे पड़े हैं, इस दौड़ में आता तो हमको बहुत कुछ है लेकिन समझ हम कुछ नहीं पाते। तो इस दुविधा से बाहर निकलना है, इस डायलमा से स्वयं को बाहर निकालना है। उसके लिए ये जो दो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको क्लैरिटी देंगे कि हाउ मच रीड एंड हाउ टू रीड, है ना। इसके बाद जब हम सिलेबस देखते हैं, रोल देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें फिर अप्रोच की तरफ जाना होता है। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हम उल्टा चलते हैं, कई बार हम अप्रोच को पहले अपना लेते हैं, लेकिन अप्रोच किस पे अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है, इसके बारे में हमको बोध नहीं होता है। हम नहीं जानते हैं, न कभी जानने का प्रयास करते हैं। बस एक भेड़ चाल वाली स्थिति होती है कि सबको देखे, ये ज़्यादा पढ़ रहा है तो हम भी ज़्यादा पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजी, दैट व्हाट शुड आई गो विद द स्ट्रेटजी, वो क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि इसको आप सभी सब्जेक्ट से जोड़कर देख सकते हैं, है ना। यूपीएससी में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको पता ही होगा क्या क्या है। देखो सबसे पहले हिस्ट्री का नाम निकला, इसके बाद मतलब सब पता है ना, चलो एक्सेट्रा कर देते हैं, सब पता है, लेकिन पूरा लिख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली में मैं जो लिख रहा था ना वो एक सिस्टम में लिख रहा था कि पहले हम प्री का लिख दें फिर मेंस का लिखें, है ना। तो देखिए जैसे हिस्ट्री है, प्री 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 प्री, अब आप लोग कहेंगे कि ये तो मेंस में भी आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि जो प्री का भी है मेंस का भी, यानी दोनों में कंबाइंड है, और कुछ स्पेशली क्या है मेंस की है जिसका प्री में कोई रोल नहीं है। जैसे सोशल जस्टिस, जैसे इंडियन सोसाइटी, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक, जैसे मैनेजमेंट, जैसे पॉलिटी वहाँ था, गवर्नेंस भी जोड़ दीजिए, गवर्नेंस, है ना। इसके बाद आपका जो बच रहा है
फर्स्ट पर हाँ एथिक्स तो मान लीजिए पूरा अपने आप में, एथिक्स नहीं नहीं हुआ, है ना। गवर्नेंस यहीं पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन जो गवर्नेंस पूछा जाता है वो इसके बाद हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री है। हाँ सब पे भी इस सब सब क्वेश्चन का आपको आंसर हम देंगे आज। हाँ अभी मैं कुछ चीज़ बता रहा था फिर देखो नाम फिर भूल गया, स्वाति, हाँ हाँ स्वाति। इसी देखिए यही जो हाँ यही जो आपका प्रश्न है ना दिमाग में, इन्हीं सब का आंसर आज हम लोग देखेंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, वो लास्ट में हम इसी पे बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बहुत, जैसे कहते हैं गागर में सागर भरना, वही काम होगा। क्योंकि हमारी अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी पोटेंशियलिटी है, उसको राइट वे में राइट प्लेसेस पे यूज करना है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इस अवधारणा पे काम करना है ना, कि कम लगाएं और ज़्यादा पाए। कम लगाना क्या है? एफर्ट्स। आपको कम एफर्ट्स लगाना है, अपना कम दिन लगाना है, कम रातें लगानी है, और पोस्ट जल्दी से बड़ा वाला मिल जाए, यही काम करना है ना। तो देखिए ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें कुछ अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो यहाँ जैसे प्री प्लस मेंस दोनों का हो गया, प्री प्लस मेंस दोनों का हो गया, प्री प्लस मेंस दोनों का हो गया, हाँ मेंस, ठीक है। और अभी देखिए और बचा है एक तो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी है, और बस हो ही गया लगभग, नहीं वो तो क्वालिफाइंग है, ठीक है। करंट अफेयर्स तो सबके साथ है ना। ये हो गया आर्ट एंड कल्चर हो गया। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली मेंस में आता है, प्री में एक आध दो क्वेश्चन आता है, ये भी आपका मेंस का, ये मेंस का, ये मेंस का, मेंस 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 मेंस, ये हो गया है ना। इधर सब आप देखिए प्री मेंस, उधर ज़्यादा मेंस का है, प्री मेंस का क्यों लिखा है? इकोलॉजी इन्वायरमेंट। अब जब हम काम करते हैं, है ना, हम इधर हो जाते हैं, आप ले लीजिए फोटो लेना, ठीक है। अरे कोई नहीं, हम तो है ही है ना, हम तो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नहीं आप 10 बार पूछोगे, 20 बार पूछोगे, बताएंगे, टेंशन नहीं। तो कभी भी जब हम तैयारी करते हैं सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए सिलेबस। और चूंकि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए 2 दिन का टाइम चाहिए होगा। यूपीएससी ने इतना जो लिखा हुआ है उस पर मत जाइए, वो तो एक लाइन में लिख के छोड़ दिया है, 2 लाइन में लिख के छोड़ दिया, 3 लाइन में लिख के छोड़ दिया है। अब समझते रहो इस 3 लाइन का मतलब क्या है ना। हाँ वो 2-3 लाइन का मतलब समझ में नहीं आता है। इसलिए जब सिलेबस को हम डिटेल में देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि क्या पढ़ना क्या। अगर इसमें हम डिटेल में जाएंगे कम से कम 2 दिन टाइम लगेगा, यानी 4-4 5-5 घंटे अगर 2 दिन हम काम करें तब जाके पूरा होगा। और इतना तो टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है, 4-4 5-5 घंटे 2 दिन के लिए। तो चलिए एक सब्जेक्ट को केवल हम लोग देखते हैं। चलो कोई बात नहीं। हमने बात किया था इंडियन इकोनॉमी, रिकॉर्डिंग भी होगा ना इसका, वहाँ से आप लोग देख लेना, रिकॉर्डिंग से देख लेना, रिकॉर्डिंग है ना, वहाँ से देख लेना। इंडियन इकोनॉमी, देखिए जनरली जब इंडियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं
पूछा जाता है जब एस्पिरेंट से कि आपके सिलेबस में क्या है, तो जनरली मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं इकोनॉमिक्स है। क्या है? इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब सिलेबस को हम देखते हैं, यूपीएससी में जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसमें इकोनॉमिक्स कहीं लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। वो क्या लिखा हुआ मिलता है? इंडियन इकोनॉमी। तो पहला कंफ्यूजन तो यही हो जाता है। देखो, देखो हो गया ना, इकोनॉमिक्स और यहां पर लिखा हुआ शब्द क्या? इकोनॉमी। दोनों दो शब्द हैं। हम मैक्रो की बात करें, है ना, और हम मैक्रो की बात करते हैं। अब देखिए, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें सी है, इसमें सी है, आर है, आर है, ओ है, ओ। एक ही शब्द केवल है, इसमें आई है, इसमें ए है। जो ये डिफर करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा। आई का मतलब जहां पर हम इस इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन लार्ज स्केल, यानी जिसे हम कहते हैं, हाँ क्या, एज अ होल, हाँ बिल्कुल, यानी जहां पर हम कहते हैं एग्रीगेट, है ना। जब हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं तो वो पार्ट किसका माना जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक डिफरेंस है। अब जो आपका क्वेश्चन है कि जो हमने पढ़ा वो बेकार है, मस्ती किया, नहीं, बेकार नहीं है। इसलिए क्योंकि जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्रिंसिपल। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, है ना। ये क्या है? हिंदी में अगर हम कहें तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्थ नहीं, शास्त्र। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, है ना। और जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अब देखिए, शब्द है, शब्दों का ही खेल है ना। अर्थशास्त्र क्या है? दो शब्दों से बना है। पहला क्या है? अर्थ, और दूसरा मतलब क्या है? शास्त्र हो गया। और उधर देखिए तो अर्थ यहां पर भी है, और यहां क्या हो गया? व्यवस्था। दो शब्द हो गया ना। यानी एक तो दोनों में कॉमन है, और दो शब्द ऐसे हैं जो दोनों को अलग कर रहे हैं। शास्त्र मतलब क्या होता है? विधा, विधा या ज्ञान, है ना। विधा या ज्ञान, यानी जो अर्थ के बारे में आपको वो विद्या या विधा प्रदान करे या आपको ज्ञान प्रदान करे, वो क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब क्या होता है स्वाति? अर्थ है, अर्थ। व्हाट इज मीन बाय अर्थ? देखो, यहां इस कॉन्सेप्ट में क्या है, वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला हम बात नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन वाला बात नहीं कर रहे हैं। यहां जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, उसके संदर्भ में देखा जाए, तो व्हाट मीन बाय अर्थ? नो, नो। अर्थ मतलब है, कैसा आपने पढ़ा स्वाति जी? भूल गई? मुद्रा। अर्थ का मीनिंग होता है मुद्रा, है ना, मनी। अब सही में लगता है कि मस्ती की आप? कोई कमी नहीं था मतलब? हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन चलिए, बहुत वो सब होना चाहिए, एक लाइफ है अपना, उसी लाइफ में सब कुछ करना है तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे सीरियस होना है थोड़ा, है ना, समझना। अर्थ का मतलब होता है मुद्रा। अब इसे जोड़ दीजिए, मुद्रा के लिए या मुद्रा के संदर्भ में जो हमें ज्ञान दे,
वो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र है। यानी मुद्रा क्या है जो हमें बताता है, वो अर्थशास्त्र है जो हमें बताता है कि मुद्रा क्या है। लेकिन उसी मुद्रा को व्यवस्थित कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हमें कौन बताता है? व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो आप बताइए, मुद्रा से आप परिचित हैं या नहीं है? इतना छोटा सा बच्चा होगा 5 साल का, उसके सामने भी 500 रुपये का नोट रख दिया जाए और 50 रुपये का नोट रख दिया जाए तो भी 500 वाला ही पकड़ेगा? नहीं, उठा तो दोनों लेगा, लेकिन चॉइस अगर दिया जाए कि एक ले लो तो कौन सा लेगा? 500। यानी मुद्रा के बारे में उसे बोध है, लेकिन वो बच्चा उस मुद्रा को खर्च कहाँ करेगा? आप बताइए, ये उसे बोध है? नहीं है। एज ए IAS ऑफिसर, व्हाट विल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम? मुद्रा तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट का इतना बजट है, लेकिन खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है, वो इस व्यवस्था में आप सीखते हो। इसीलिए आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र नहीं मेंशन किया गया है, अर्थव्यवस्था को मेंशन किया गया है कि आप उस अर्थ को व्यवस्थित कैसे करोगे, इस विधा को, इस ज्ञान को, इस विधा, इस ज्ञान के आधार पर कैसे व्यवस्थित करोगे, वो यहाँ पर आपको सीखना है। और वो भी किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडियन, यानी भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में, है ना। जब कभी भी आप पढ़ने जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं, तो डायरेक्ट नहीं शुरू करना है, पहले समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन था ना, पहले समझ लीजिए। नहीं तो विश्वास मानिए, इतना इसमें आप डीप चले जाओगे कि नॉलेज खूब हो जाएगा, PhD करने लायक, लेकिन UPSC कभी क्रैक नहीं होगा, जीवन में नहीं हो सकता है। खूब नॉलेज हो जाएगा, किसी नुक्कड़ पे आप बैठोगे, चौराहे बैठोगे, 10 व्यक्तियों के बीच में बैठोगे, अपने गांव में जाओगे, अपने समाज में जाओगे, किसी टॉपिक पे बोलना होगा, बेधड़क बोलते चले जाओगे, एकदम खूब बोलोगे, लोग तालियां भी बजाएंगे, कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। हाँ, लेकिन सिलेक्शन से आप दूर होगे। अगर सिलेक्शन चाहिए तो छोटी छोटी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बताइए, कभी ध्यान दिए हो? है ना। तो हमको सीखना क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था मतलब क्या है? एक मैनेजमेंट को सीखना है, मैनेजमेंट, है ना। और मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेज बाय मैन, और टी एक लास्ट में शब्द बचता है, यानी 3 शब्दों से जुड़कर बना है। मैनेज करना, है ना, व्यवस्थित करना, किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा, मानवीय प्राणियों के द्वारा, है ना, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। और टी का मतलब होता है टैक्टिकली, यानी कुशलता से, है ना। कुशलता पूर्वक मनुष्यों द्वारा किसी चीज को मैनेज किया जाना कहलाता है क्या? मैनेजमेंट। और यहां तो सबसे बड़ी चीज को मैनेज करना है, दैट इज मनी, अर्थ। अगर ये कला किसी के अंदर डेवलप हो जाए तो वो मनी से मनी क्या करता है? क्रिएट करता है, यानी कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है। आपके पास 1000 रुपये की पूंजी होगी, आप 2000 बना दोगे। 1 करोड़ रुपए की पूंजी होगी, 100 करोड़ आप बना दोगे। ये क्या है? मैनेज करने का तरीका। तो अर्थव्यवस्था आपको जो ज्ञान देता है, जो बताता है, वो यही बताता है कि आपके पास जो मुद्रा है, जो मनी है, उसे किस प्रकार से मैनेज किया जाए। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? मेरा हाथ बड़ा, हाँ, ऐड कर दिए, चलो कर देंगे, है ना। तो एक एक करके हम लोग उस टॉपिक्स को देखते हैं जो हमने बताया था, कि जो तथ्य हैं जिसके बारे में आपको समझना है उसको देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं, जिसके लिए वहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं। सर प्लीज़ टेल मी व्हाट विल बी द रिसोर्सेज, प्लीज़ सर प्लीज़ बता दीजिए। जिससे देखो उसी से पूछोगे, चाहे सीनियर हो चाहे यहाँ इंस्टीट्यूट। रिसोर्सेज यानी सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके, जिसको लेकर आप बड़े परेशान रहते हो। बता दो, सोर्स बता दो। और जैसे सोर्स का नाम अब तो ठीक है,
अब ठीक है, आधी आधी जो दिमाग में जो टेंशन होता है ना, उसी समय दो बस, अब तो पता ही चल गया, अब क्या, अब तो यही पढ़ लेंगे, अब तो हो ही जाएगा, सर ने भी कह दिया है, यूपीएससी रुको हम आ रहे हैं, है ना। ये होता है, ये जानते हैं, ये ह्यूमन जो मेंटेलिटी है उसमें ये इन्वॉल्व है। सिलेबस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस को कि क्या है, आप लोग लिख भी लेना, लिखते चलना साथ साथ, है ना। हाँ, सिलेबस। इंडियन इकोनॉमी सिलेबस, सिलेबस का जो आपका पार्ट है उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, जो सबसे पहले है जिस चैप्टर को हम लोग देखेंगे वो चैप्टर होगा आपका अर्थव्यवस्था। दोनों आप मीडियम के लोग हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों? हाँ दोनों है ना, तो दोनों में मैं करवा देता हूँ। अर्थव्यवस्था की परिभाषा एवं उद्देश्य, डेफिनिशन ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स गोल या एम क्या होगा वो। आर्थिक समृद्धि एवं विकास, राइटिंग समझ में आ रहा है ना? हाँ। इकोनॉमिक ग्रोथ है डेवलपमेंट, लिख लीजिए, फिर इसको हम बताते हैं आपको। इकोनॉमिक ग्रोथ है डेवलपमेंट, है ना। तो देखिए ये जो आपका पहला इस सिलेबस का पहला टॉपिक मैंने बताया आपको, यहाँ पे लिखवाया भी है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स गोल या एम। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका आधार भी तो हमको पता होना चाहिए, है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, है ना, इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं और साथ साथ अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या, आपके लेवल पर लेकर देखा जाए तो कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। जैसे हिस्ट्री हुआ, बचपन से ही आप देखते आ रहे हो या पढ़ते आ रहे हो, है ना। ज्योग्राफी है, उसमें आप जिए हैं, है ना, उसको महसूस किए हैं, पढ़े भी हैं। पॉलिटी है, कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा। लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इकोनॉमिक्स हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन इकोनॉमी के बारे में आपको बोध नहीं होता है। और इकोनॉमिक्स भी मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड नहीं होता है, कुछ ही लोगों का होता है। और यहाँ पर विश्वास मानिए आप कि किसी बैकग्राउंड की कोई आवश्यकता नहीं। अगर बैकग्राउंड की आवश्यकता होती तो यूपीएससी कराने से पहले लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़वाते। बैकग्राउंड वही है, सबका इक्वल, एनसीईआरटी कवर कराया जाता है। तो अगर पहले ही पता होता कि एनसीईआरटी जाके वहां पढ़ना है तो पहले से पढ़ के आते, है ना। लेकिन जब आप क्लास 6 में जाते हैं, 6th स्टैंडर्ड में आप जाते हैं, तो वहां से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप इंडिविजुअली देखना शुरू कर देते हो। 9th 10th तक जाते जाते कुछ सब्जेक्ट से आप और परिचित हो जाते हो, और 11 12 में यानी 10+2 में आप स्पेशली पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करना शुरू कर देते हो मीडियम के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मान लीजिए पीसीएम में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के थ्रू आप चले जाते हो। आपका अगर
आर्ट बैकग्राउंड है तो उसमें आप कुछ सब्जेक्ट को चुन लेते हो, इंग्लिश हिंदी के अलावा 2-4 सब्जेक्ट और होते हैं जिसको आपको रखना होता है। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको जो बोध होना शुरू होता है वो वहाँ से होता है, लेकिन उसके पहले आपको बोध नहीं हुआ रहता है। यहाँ इस पहले टॉपिक को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, स्पेशली मैं इस पूरे यहाँ इस कह लीजिए खान में, इस पूरे मुखर्जी नगर या जितने भी हैं, स्पेशली मैं ही पढ़ाता हूँ। बाकी तो लोग सीधे स्टार्ट कर देते हैं जो मेन सिलेबस होता है। मैं इसलिए केवल पढ़ाता हूँ कि आप लोगों में से, जैसे मान लीजिए स्वाति ने कहा इनका बैकग्राउंड है, इन्होंने पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, है ना। और इस सब्जेक्ट को लेकर मार्केट में एक भय भी रहता है, सबके मन में एक भय रहता है। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, लगभग 99% एस्पिरेंट्स इस सब्जेक्ट को लेकर डरते हैं। उनके मन में भय होता है, अरे इकोनॉमी इकोनॉमी कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। तो उस भय को दूर करना सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि आपको लगे यही यही इकोनॉमी था, इसी से डरते थे, हाँ इसको तो हम आराम से, ये तो हिस्ट्री से भी ज़्यादा आसान है। जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से हैंडल नहीं कर पाओगे, और वो सब्जेक्ट का भूत आपके मन में वैसे को वैसे बना रह जाएगा। तो ये जो पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का की परिभाषा और उसका उद्देश्य, इस टॉपिक में हम उन बेसिक जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक जानकारियाँ होती हैं उसको आपको प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे में आपका किसी बैकग्राउंड का होना या ना होना सब इक्वल हो जाते हैं। और फिर जब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपने मेन सिलेबस की तरफ चलते हैं, तो वहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। आप डायरेक्ट क्या करते हो, कोरिलेट करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो शब्दावलियाँ होती हैं उन शब्दावलियों से आप यहाँ परिचित हो जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहीं सुना सुना है। ऐसा आपको महसूस होगा, आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कहीं सुना सुना है। सुना सुना है ये नहीं महसूस होगा, है ना, कि पूरा सुना सुना नहीं लगेगा, सुना सुना है, हमने सुना है कहीं। और जब वही शब्द आप बार बार सुनते जाते हो तो एक समय उससे परिचित हो जाते हो, और जब पेपर में वही शब्द मिलता है तो फूले नहीं समाते हो कि अब तो अरे अब तो यही शब्द तो था। खेल बन जाता है, आप अच्छा करके आते हो, रिजल्ट होता है ना। तो दूसरा जो हम लोग का टॉपिक होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसमें जो हम चैप्टर कवर करेंगे, यानी सब चैप्टर्स जो होंगे इसके, उसमें जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, है ना। इसके बाद जीबीए क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप देखोगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा कहाँ जाता है ये मायने रखता है। यहाँ पर आप सामने लिख लीजिए, इसका मतलब पी का मतलब प्री में, यानी इस चैप्टर से जो आपकी यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं वो प्री में केवल आता है। आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। इसी में और जो हम लोग देखेंगे सब चैप्टर ही होगा, इसी में हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं हाँ डेवलपमेंट, ये क्या होता है। इसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हम लोग जोड़कर देखेंगे मानव विकास को, मानव विकास को जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। जब मानव विकास को हम देखेंगे तो आप वहाँ पर समझ पाएंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि मानव विकास भी हो रहा है, और मानव विकास अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट तो हो ही रहा होगा, है ना। तो इस मानव विकास से संबंधित कुछ अवधारणाएं होंगी, जैसे कि
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इंडेक्स के आधार पे रिपोर्ट जारी की जाती है, उसको हम लोग देखें जिसे कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो देखिए एक टॉपिक है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, एक टॉपिक है, हाँ ओके, एक टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट में जो सब टॉपिक्स हैं वो कई भागों में बढ़ रहे हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ रहे हैं। इन सभी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहीं पर इसी चैप्टर में कुछ चीज़ों को और हम लोग देखेंगे, जैसे कि एसडीआर जो जारी किया जाता है एसडीआई के आधार पर, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो संस्थान है और संस्थान के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है ना, रिपोर्ट जारी किया जाता है, वे क्या है, यानी अदर इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स रिपोर्ट, है ना, कि अदर इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं और उनके रिपोर्ट्स कौन हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आप देखोगे तो यहाँ इस केवल एक टॉपिक से, यहाँ से प्रत्येक वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। और इतना मैं करा दूंगा आप लोगों को कि लगभग आई थिंक 20-22 इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके रिपोर्ट या इंडेक्स हैं। अगर उतना आप तैयार कर लोगे तो ईश्वर ने चाहा कि उससे बाहर नहीं पूछेगा, यानी 2 क्वेश्चन आपका यहीं पर आउट हो जाता है, 2 क्वेश्चन आपको प्री में यहाँ से मिल जाएगा। इस पूरे चैप्टर से आप देखोगे, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, यहाँ से जब आप देखोगे तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, है ना, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा। मिनिमम 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रहता ही रहता है, यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप कवर करते हो, हाँ इस वाली, है ना, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, हाँ वहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम या 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलना ही मिलना है, प्रत्येक वर्ष मिलेगा आपको पीटी में, ठीक है। अभी इसमें इसका जो मेंस में रोल है वो कहाँ है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमी का मैं पेपर आउट करा रहा हूँ, पेपर आउट हो रहा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका लाभ ले पाते हो नहीं ले पाते हो। हाँ, रिपोर्ट होगा। इसके बाद इसी में आर्थिक विकास वाले ही चैप्टर में हम लोग देखेंगे समावेशी समृद्धि या विकास, समावेशी समृद्धि या विकास। और इसी के साथ इसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ या डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ या डेवलपमेंट। और इसी में एक शब्द और आगे जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं सतत। क्या कहते हैं? सतत, जिसका इंग्लिश में जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल। हाँ, सस्टेनेबल, है ना, यानी समावेशी समृद्धि विकास और उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रोथ, इसको जोड़कर हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, समावेशी समृद्धि या विकास से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये मेंस में पूछा जाता है, और प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे मेंस में क्वेश्चन रहता है इससे, यानी समावेशी समृद्धि और विकास से प्रत्येक वर्ष आप क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, किसी से जोड़कर दे देगा लेकिन एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका मेंस का, अगर मेंस पे फोकस आपको करना है तो केवल इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे, इसके बाद इस चैप्टर में जो और सब टॉपिक्स हैं वो आपके लिए केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से समावेशी समृद्धि और विकास से आपको प्रत्येक वर्ष मेंस में मिलना है ना। तो प्री, इसके पहले जितना हम लोग देखे वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो समावेशी समृद्धि या विकास है, सतत विकास, ये जो चैप्टर आपका है, सॉरी सब टॉपिक्स है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसमें बाकी और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो
टॉपिक के हिसाब से आते जाते हैं, ठीक है, आते रहेंगे। वो हम लोग जब कवर करेंगे तो एक एक चीज़ें आती रहेंगी, उसको बताएंगे। यहाँ जब इतना हम लोग कवर करते हैं तब जाके हमारे ये चैप्टर पूरा होता है, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लस एक चीज़ और हम करेंगे, जब ये चैप्टर्स हो जाते हैं तो लास्ट में हम लोग कराएंगे, इसी में देखेंगे करंट जो सिनेरियो है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, जो करंट सिनेरियो चल रहा है अभी भारत में, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे कि कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ, उसके पीछे यानी बिहाइंड द रीजन क्या है ना, काजेस क्या है, रीजन क्या है, काजेस क्या है, केवल इंटरनल कोई कॉजेज है या बाहर के कॉजेज हैं, वो क्या है। इसके बाद जैसे कोविड-19 के दौरान महामंदी कहा गया है ना, या टेक्निकल रिसेशन कहा गया। ये जो शब्दावलियां हैं, इन सभी शब्दावलियों से हम लोग परिचित होंगे। यानी करंट में जो भी चीज़ें चल रही होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर अभी है 6.7% तो क्यों है, आगे बढ़ना है या घटना है, बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको उस रीजन से जोड़कर और करंट का जो अभी सिचुएशन है, स्थिति है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको पूछ लेता है मेंस में, जैसे कि पूछा गया अभी इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आप कहीं रट के नहीं कर सकते हो। जब तक आपकी समझ इकोनॉमी की पूरी समझ नहीं विकसित होगी, ऐसे क्वेश्चंस को आप डील नहीं कर पाओगे। उसमें देखिए रोजगार भी जोड़ दिया था, है ना। तो अब ग्रोथ को रोजगार से जोड़कर देखा है, तो कैसे करोगे, दोनों अलग चैप्टर, दोनों को एक साथ कर दिया और करंट सिचुएशन से जोड़कर पूछ लिया क्वेश्चन। अब अगर इकोनॉमी की समझ आप में नहीं है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो करंट सिनेरियो होगा, जैसे कि इसमें हम लोग वो भी देखेंगे कि इकोनॉमी की जो रिकवरी हो रही है उसके वेरियस जो शेप्स हैं वो कौन कौन से, जैसे वी शेप्स हुआ, के शेप्स हुआ, एल शेप हुआ, डब्ल्यू शेप हुआ, ये सब क्या है, शेप है कि उस शेप में इकोनॉमी की रिकवरी हो रही है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इकोनॉमी शुरू हुई, यहाँ इस फेज में चल रही है। अब क्या दिख रहा है इसमें, कौन सा शब्द दिख रहा है, कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, जेड भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है ना। लेकिन जब हम देखेंगे स्पेशली यहाँ ये जेड ही है, ऐसे आप कर सकते हो, ये गया फिर ये आया फिर ये चला गया। अब कौन सा दिख रहा है, वी दिख रहा है। ज़्यादा जो फोकस आप करेंगे तो वी, है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे कुछ और शेप दिखाई पड़ेंगे इकोनॉमी का, जैसे ये चला गया, ये चला गया, ये दे दिया। अब बताइए कौन सा शेप दिख रहा है, के दिख रहा है ना। तो ऐसे वेरियस शेप्स हैं किसके संबंध में, इकोनॉमी की जो रिकवरी हो रही है उसके संबंध में, इसको हम लोग देखेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो इम्पैक्ट पड़ा उसमें बाहरी जो कड़ियाँ हैं, यानी जो बाहर के इम्पैक्ट है, कॉजेज हैं, वो कौन कौन से इम्पैक्ट या कॉजेज हैं उस पर चर्चा करें। जैसे कि रूस यूक्रेन का वार है, तो उस वार का हमारी अपनी अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या अमेरिका और चाइना के बीच जो पिछले दिनों में ट्रेड वार शुरू हुआ था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, या कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ा। यानी देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स थ्रू विच वी हैव टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उन सब के माध्यम से हम जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान में स्थिति क्या है और वो पार्ट क्या होगा करंट सिनेरियो का। अब यहाँ पर एक और तथ्य मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, इससे ये संबंधित जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखा, इससे ये पता चलता है कि हमारी अपनी जो स्टडी होगी इस सब्जेक्ट के, वो 3 फेजेस में होगा। पहला हम चलेंगे बेसिक लेवल पर, दूसरा उसी का एडवांस लेवल देखेंगे, और तीसरा उसे करंट से जोड़ देंगे। अब कुछ बचेगा आपके पास करने के लिए, बताइए। बेसिक क्लियर हो जाए, उसका एडवांस लेवल क्या है वो पता चल जाए, और साथ में करंट का आपको अगर जोड़ने की क्षमता हो जाए तो कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो जो भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे सिलेबस में वो इस 3 लेवल पर कवर करेंगे, पहला बेसिक, दूसरा एडवांस और तीसरा करंट। और यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितने मार्केट में बुक है सब कूड़ा में डाल दो, मत खरीदिए। बस एक काम आपको करना है, जो क्लास नोट्स होगा वो, और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो मान लो अपडेट मैं करा ही दूंगा,
जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब तो मैं नहीं रहूँगा, हालांकि आप जुड़े रहोगे, इंस्टीट्यूट से जुड़े रहोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ें आपको अपने से अपडेट करना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग तैयारी करने आए हैं, 1 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप अपने घर चले गए, आप वहाँ से तैयारी करेंगे, तो वहाँ तो मैं नहीं रहूँगा, ना इंस्टीट्यूट रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कनेक्ट हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग बता देते हैं क्या, है ना। तो बेसिक हम लोग देखेंगे, एडवांस देखेंगे, करंट। इसी करंट में जो करंट सिनेरियो है उसकी तो हमने बात कर ही लिया, प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, प्लस बजट। इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चेंजिंग किया गया है, क्या बताया गया है, उसको भी साथ ही साथ हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए कुछ बचा नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ बचता नहीं, बस एक ही चीज़ और बचता है, वो है इंडिया ईयर बुक। तो उस पर हम इंडिया ईयर बुक, है ना, इंडिया ईयर बुक, वो भी मत लिखिए, कोई बात नहीं, मत लिखिए, आई एम हियर। अभी मैं कहाँ लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, और उस पर क्या काम करना, कैसे वर्कआउट करना, सब बताऊंगा। अभी केवल बस एक एक पॉइंट्स को पूरे ध्यान से, पूरी तन्मयता से, पूरी क्षमता से आप लोग समझते चलिए, है ना। अभी जब ये सेशन आपका खत्म होगा तो आई एम डेड श्योर इन माई सेल्फ कि आपके दिमाग में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा, है ना। देखते हैं क्वेश्चन कोई बचता है नहीं बचता है, ठीक। दूसरा जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ये देखिए, ये सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि क्लास में यही सीक्वेंस हो, है ना। सीक्वेंस आगे पीछे होता है, वो आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, आपको पहले क्या पढ़ाना चाहिए, क्या समझ में आएगा, वो मुझे पता है। अगर हमें नहीं पता है तो हमें यहाँ खड़े होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो वो मेरा हेडेक है। नेक्स्ट होगा फिजिकल, नहीं, कहीं नहीं आता न्यूमेरिकल्स, ना प्री का पार्ट है ना मेंस का पार्ट है ना, कोई न्यूमेरिकल्स में नहीं आता, जिसे हम कहते हैं हिंदी में राजकोषीय नीति, है ना, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल मत लिखना, फिजिकल, हाँ फिजिकल, ये फिस्क शब्द से बना है ना, FISC, फिस्क, जिसका मतलब होता है राजकोष, हिंदी में कहते हैं राजकोष। तो यहीं से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं, राजकोष मतलब कि राज्य का कोष, हाँ खजाना। तो ये पूरी खजाने की बात करता है, जो आपका फिजिकल पॉलिसी होता है वो पूरे खजाने की बात करता है। इस फिजिकल पॉलिसी को देखते समय जो इसके सब टॉपिक्स होंगे जिन्हें हमको कवर करना है, देखिए राजकोषीय नीति कहीं आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका पार्ट क्या है। बाय द वे मान लीजिए पूछ ही लिया जाए, किसी चलते रास्ते में आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा भैया आप फला चैप्टर पढ़ते हो, ये किसका पार्ट है, इसे आप किससे कोरिलेट करके देखोगे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, बताइए जरा। तो आप क्या कहोगे, सर बताए ही नहीं, सर बताए होते तो हम बता देते, ये तो बोलोगे, सर अगर बताए होते तो हम बता देते, जबकि सर बताए हैं, यस ऑफ कोर्स यू कैन गो। तो आप क्या बोलोगे कि चलो यहीं ऐसे बोल के निकल जाओ, कौन जाए बताने कि हमने पढ़ा है, सर ने भी पढ़ा है, लेकिन, है ना। राजकोषीय नीति में हम लोग देखेंगे बजट को, किसे देखेंगे, बजट। कौन सा बजट, जो आपके संविधान के आर्टिकल 112 में मेंशन है, उसके बारे में देखेंगे बजट को, कि बजट क्या होता है ना। इसमें देखेंगे हम लोग कि बजट होता क्या है, बजट बनने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, हाँ कैसे, कितने प्रकार के बजट होते हैं, उस बजट से संबंधित जो घाटे की प्रवृत्तियां हैं, जैसे राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, है ना, ऐसे घाटे हैं, उन घाटों की प्रवृत्तियों से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को समझेंगे। पूरे बजट से संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं या उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सबको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। इसी में फिर हम लोग देखेंगे टैक्स को, जिसे कहते हैं क्या, कर, यानी इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, है ना, भारतीय कर प्रणाली, इंडियन
हाँ, या टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, या इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, भारतीय जो कर प्रणाली है उस कर प्रणाली को देखेंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे सब्सिडी को, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आर्थिक सहायकी, है ना, आर्थिक सहायकी या उपादान भी कहते हैं, उपादान, हाँ, आर्थिक सहायकी सब्सिडी को। तो अब देखिए, देखने में 3 चैप्टर आपको दिखाई, मतलब सब टॉपिक्स में 3 सब टॉपिक्स दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो बजट छोटा सा, दूसरा टैक्स और तीसरा सब्सिडी। लेकिन इसके भी अपने कई आयाम है, कई एंगल है। बजट का जैसे मैंने बताया कि बजट क्या है, ये हम लोग देखेंगे, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, उसका जो टाइप्स ऑफ बजट्स हैं वो क्या है ना, और बजट से संबंधित जो घाटे की प्रवृत्ति है वो कौन सी है। इसके बाद करंट की जो सिचुएशंस हो तो हम लोग जोड़ेंगे। तो यानी इन सब चीज़ों को इसमें देखेंगे। इसी प्रकार से टैक्स को हम देखेंगे कि टैक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, है ना, टाइप ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं। इसके बाद जो अभी रिसेंटली चेंजेस किया गया है कुछ, तो वो क्या है, इससे संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं हैं वो क्या होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से सब्सिडी को देखेंगे कि सब्सिडी क्या होता है। स्पेशली जो सब्सिडी पर हमको फोकस करना है वो देखना है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, यानी सब्सिडी को जो एरिया है, हाँ, किस एरिया में सबसे ज़्यादा है उस पर। तो आप देखोगे जैसे फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी सबसे ज़्यादा है और फ्यूल पर, ये तीनों पर सब्सिडी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो एरिया है उस एरिया में सब्सिडी को लेकर क्या विसंगतियां हैं, क्या अवधारणाएं हैं, कैसे काम कर रहा है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे, है ना। तो यानी फिस्कल पॉलिसी में इन टॉपिक्स पर हमको फोकस करना है। अब इसमें सब टॉपिक्स भी हैं, कई सब टॉपिक्स होंगे जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या होती है वो, हाँ, मौद्रिक नीति क्या होती है वो देखेंगे। मौद्रिक नीति ये भी आपके कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा मौद्रिक नीति, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं वो किस नीति का पार्ट होता है ना, किस पॉलिसी के अंतर्गत उसे रखकर हम देखते हैं। ऐसे में क्या होगा कि दिमाग में एक जब खाका आपका बन जाता है ना, तो आपका सिस्टम वैसे ही काम करता है जैसे कि मेडिसिन स्टोर पे जो उसका मालिक होता है, आप पर्चा दिखाते हो, वो पर्चा देखता है, सीधे उसी डिब्बे पे ध्यान देता है, उसी रैक पे ध्यान देता है जिसमें मेडिसिन रखा होता है। तो आपका जो तैयारी होना चाहिए सेम उसी वे में होना चाहिए कि क्वेश्चन देखिए तो वो दिमाग में जो खाका आपने तैयार कर रखा है वहीं पर डायरेक्ट आपका वो क्लिक कर जाए और वहां से उसका आंसर आप निकाल के तुरंत लिख दो या आंसर आप करके चले आओ। तैयारी इस लेवल का होना चाहिए। और उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से ये विधि है कि सिलेबस आपको अगर पता है, वो भी कैटेगरी वाइज पता है कि कौन कहाँ पर आएगा, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा उस चैप्टर को समझना, पढ़ना, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें हम लोग देखेंगे जो सब टॉपिक्स होंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मुद्रा क्या होता है, यानी व्हाट इज मनी क्या होता है ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी यानी मुद्रा के प्रकार कौन से हैं, कितने प्रकार की मुद्राएं होती हैं। इसके बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जब इंडियन बैंकिंग यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो है वो देखेंगे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को देखते समय जो बैंक से संबंधित जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं, उनका जो अस्तित्व है वो किस एक्ट के थ्रू है, उस एक्ट में क्या चीज़ें मेंशन किया गया है ना। और हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल पोर्शन वहाँ से नहीं रहता है, ट्रेडिशनल पोर्शन से नहीं रहता है।
जो रिसेंटली कुछ चेंजेस किया गया होता है, क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा रहे हैं, लेकिन बिना ट्रेडिशनल पोर्शन समझे हुए आप जो मॉडर्न पैटर्न अभी बनाया जा रहा है या कुछ मॉडर्न जो चेंजेस किया जा रहा है उसको नहीं समझ पाओगे। तो इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है उसको हम लोग देखेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे MPC, मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो निर्णय लेता है वो आप अक्सर आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। हाँ, पीछे वाला जो चैप्टर हम लोग ने किया फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी हम लोगों ने देखा ना। हाँ, तो वो फिस्कल पॉलिसी उसके सामने आप लोग लिख लीजिए, ऊपर जैसे वहाँ पर लिखा था ना कि प्री का कौन सा है, मेंस का कौन सा है, उस फिस्कल पॉलिसी में आप लोग लिख लीजिए प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस। तो आप देखेंगे जो प्री का क्वेश्चन पूछा जाता है वो करंट से ही पूछा जाता है, यानी वहां में जो प्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो करंट का केवल। मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो टैक्सेशन से पूछा जा रहा है या सब्सिडीज से, है ना। सब्सिडीज का जो आपका चैप्टर है वो मेंस का ही है, वहाँ मेंस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री में नहीं पूछा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसके साथ ही NPA एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है वो देखेंगे। NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट, गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो अभी पिछले दिनों देखा जाए तो काफ़ी चर्चा में रहा है। NPA अभी भी चर्चा में बना रहता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। काउंसिल नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, या मौद्रिक नीति परिषद। इसे हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति, गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति। लिख लीजिए, सिलेबस तो हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख लेंगे, उतना तो समझ आएगा ही, है ना। इसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग जो करंट इश्यूज हैं, वो करंट इश्यूज। ये जो आपका चैप्टर है ये पूरी तरीके से प्री ओरिएंटेड है। यहाँ पर मेन से क्वेश्चन एक भी बार ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका आएगा वो केवल प्री में पूछा जाता है, और ये भी मैं आपको बता दूं जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है ना। हाँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर प्री, ऐसे लिख लीजिए। तो जब जब आप देखोगे ना आपको ये क्लैरिटी मिलती रहेगी कि इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, और उसी के लिए इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो अगर मेंस में अभी हम आप लोगों को बताएंगे क्या क्या होता है तैयारी के दौरान, क्या क्या किया जाता है। बिल्कुल करना है, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, आप मार्केट में जाओगे कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेंस का लिखा मिलेगा क्वेश्चन, और वो भी किस टॉपिक से, मॉनेटरी पॉलिसी से, और आप आते हो उस पर मेहनत करते हो। सोचिए कितना नाइंसाफी है आपके साथ। कई बार टेस्ट सीरीज वगैरह में भी यही चीज़ कर दिया जाता है, उस चैप्टर से क्वेश्चन बना दिया जाता है जो आज तक यूपीएससी ने पूछा है ना पूछने की कभी संभावना है, और आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, इसका मतलब टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा है। नहीं है, आप यूपीएससी क्वेश्चन उठाइए। हाँ, वो जो क्वेश्चन क्रिएट करता है, जो क्वेश्चन बनाता है, बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन होता है, बहुत टफ नहीं होता है। 4 6 10 क्वेश्चन टफ होते हैं बस, और उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास कि जो टफ होता है वो कैसे करना है, उस पर क्या करना है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग को ये सब टॉपिक्स जो है कवर करने हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो विदेशी क्षेत्र में, है ना। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक होगा विदेशी क्षेत्र, जिसे कहते हैं फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र, आप नहीं लिख रहे हो, हाँ लिखते रहिए। फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर में जो हम लोग कवर करेंगे वो पूरा विदेशी क्षेत्र अपने आप में लिखा ही हुआ, तो पूरा विदेश से ही संबंधित होगा, जिसमें
हम लोग देखेंगे व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, बॉप, है ना, व्हाट इज BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं भुगतान संतुलन, है ना, भुगतान संतुलन। इसी में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एक्सचेंज रेट, है ना, जिसे हम कहते हैं विनिमय, हिंदी में कहते हैं विनिमय दर। क्या कहते हैं? विनिमय दर। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कौन सा एक्सचेंज रेट अभी एक्सेप्टेड है, किस प्रकार से जो रुपया है वो डॉलर के सापेक्ष या किसी विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कैसे कमजोर होता है, कैसे मजबूत होता है, यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपये, जिसे कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपये, जिसे कहा जाता है रुपये की परिवर्तनीयता, रुपये की परिवर्तनीयता, है ना। और इससे संबंधित रुपये की परिवर्तनीयता से संबंधित जो विभिन्न समितियां हैं, स्पेशली SS तारापुर समिति बनाई गई थी। इस तारापुर समिति की संस्तुतियां क्या थी, यानी जो रिकमेंडेशन था उस रिकमेंडेशन पे क्या कहा गया था, उस पर फोकस हम लोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे फॉरेक्स, जिसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व, है ना, फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो क्या है, कितना है, उसका निर्धारण कैसे होता है, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है किसी भी इकोनॉमी पर वो क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है ना, इन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ। इसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो, जैसे कि FDI, FPI, और इससे संबंधित जो जितने भी इश्यूज होते हैं वो FDI, FPI से संबंधित जो भी इश्यूज हैं वो, हालांकि इस चैप्टर को हम अलग से कवर करवाते हैं, यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फॉरेन की हम बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना फॉरेन सेक्टर में क्या क्या है, क्या क्या कवर करना है। हालांकि ये जो चैप्टर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर है FDI, FPI, इससे जब इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर हम कराते हैं वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, दोनों को एक साथ करा देते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। उसी समय हम लोग देखते हैं कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित है ना पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, जो निवेश मॉडल जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है वो क्या क्या रहा है 1947 से लेकर और अभी तक, कौन से प्रमुख मॉडल हैं जिस पर भारत में इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चल रही है, ये हो गया। इसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी विदेश व्यापार नीति क्या है भारत का वो, है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमने बात किया, एक्सचेंज रेट की बात किया, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपये या फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना, और इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इसमें अलग से हम लोग करंट नहीं कवर करेंगे, बल्कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे तो उसी के साथ करंट, इसी प्रकार एक्सचेंज रेट उसी के साथ करंट, है ना, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपये अगर कुछ इश्यूज है करंट के उसी के साथ, यानी यहाँ टॉपिक वाइज हम करंट कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि सबको एक साथ करेंगे तो एक बार पहले आप वो पढ़िए फिर करंट, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन अगर इसका करंट यहीं पे मिल जाएगा, इसका करंट यहाँ, तो आपको बार बार पेज पलटने नहीं पड़ेंगे। तो इसका जो फिर करंट इश्यूज, इसलिए मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, लेकिन जब पढ़ेंगे तो वो साथ में पढ़ेंगे, करंट इश्यूज,
क्या है वो। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। हाँ, यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो स्पेशली 3 क्षेत्र हैं जो सिलेबस में मेंशन किया गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और हाँ तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। वैसे तो 5 होते हैं, वैसे जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है 5, लेकिन सामान्यतः जो आपके इकोनॉमिक सिलेबस में मेंशन किया गया है वो 3 है। प्राथमिक होता है यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी होता है, क्वार्टरनरी होता है और फिर क्वाइनरी होता है ना। मैं बता दूंगा उसमें, 9th में पढ़े होंगे या कहीं और हो सकता पढ़े हो, बता दूंगा उसमें। तो लेकिन आपके यहाँ जो मेंशन किया गया सिलेबस में वो 3 ही है, प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी या तृतीय क्षेत्र। हाँ, अरे अभी देखिए, अभी तो देखते रहिए, अभी तो अंगड़ाई है, लड़ाई तो पूरी बाकी है ना। क्या समझ के आए थे? हाँ, हाँ विदेशी क्षेत्र पूरी तरीके से प्री का है, मेंस का नहीं। प्री, हाँ प्री ओरिएंटेड है पूरा। अब इसमें जो मेंस में क्वेश्चन पूछा भी जाता है वो कभी जो एक आध बार पूछा वो करंट ओरिएंटेड होता है। जैसे मान लो अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज करने की बात की गई थी, 2020 में चेंज हो जाना था, 21 से नई ट्रेड पॉलिसी, लेकिन कोविड-19 के कारण चेंज नहीं हो पाया। तो अब मान लीजिए सितंबर में बात किया गया था 2022 सितंबर तक चेंज कर दिया जाएगा, नहीं हो पाया। फिर दिसंबर तक बात किया गया था, तब भी नई पॉलिसी आ पाई। लेकिन एक एक्सपेक्टेड ट्रेड पॉलिसी की बात की जा रही है जो आपको नेट पे जाओगे मिलेगा, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो ट्रेड पॉलिसी मान लीजिए लागू हो जाए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में कि अभी हाल ही के वर्षों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी विदेश व्यापार नीति शुरू किया गया है, इसका भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, है ना। तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करें या मूल्यांकन करें। तो अब उसके लिए आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पॉइंट्स पते होने चाहिए, उसके आधार पर आप मूल्यांकन करोगे कि ये पॉइंट्स है जो ट्रेड को बढ़ाने का काम करेगा, इस पॉइंट्स का इम्पैक्ट शायद भारतीय व्यापारियों पर उस तरीके से उत्पन्न ना हो जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं। तो आप क्या करोगे, दोनों पक्षों के आधार पर मूल्यांकन करोगे, है ना। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस आधार पर होगा, और इसलिए मैं एक टॉपिक सबके साथ लेकर चलता हूँ, दैट इज करंट इश्यूज। तो आपके पास कोई इश्यूज बचेगा ही नहीं जब करंट भी आप कवर कर लोगे, तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछे, कहीं से भी पूछे, हाँ समस्या नहीं होगी, आप आराम से कर लोगे। प्राथमिक क्षेत्र है जिसे हम स्पेशली किस रूप में जानते हैं, एग्रीकल्चर या कृषि। तो एग्रीकल्चर जब आप पढ़ते हो तो अपने आप में, वैसे जब आप वहाँ देखते हैं इसके अतिरिक्त देखते हैं तो एग्रीकल्चर लिखा होता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, है ना। यानी एग्रीकल्चर एंड इट्स एसोसिएट्स एरियाज या सेक्टर्स, आपको जो लिखा मिलेगा वो ये। तो क्या है, कृषि है, मत्स्यन है, खनन है, पशुपालन है ना, वानिकी है, इसी सबको हम इसमें काउंट करते हैं। एग्रीकल्चर को जब हम पढ़ते हैं तो ये अपने आप में, ये तीनों जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मेंस के लिए है ना। लेकिन प्री में भी क्वेश्चन पूछता है, और कहाँ से पूछता है वो भी बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर में हम लोग को देखना है जो संरचना है, यानी स्ट्रक्चर कैसा है, नहीं मेंस में, है ना। इसमें जो संरचना है वो देखो, स्वाति अभी से उग गई,
कोई बात नहीं, इसको हम खत्म कर लेते हैं, फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। तो क्या सोचे थे कि यूपीएससी इतना आसान है? आसान कुछ भी नहीं है। जो लड़ा है, संघर्ष किया है, उसी को मिला है। और इसीलिए एक कहानी बनता है जिस दिन आपका रिजल्ट आता है। और कहानी बनाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है। कोई बात नहीं, यहाँ घूम लीजिए, अलाउड। थोड़ा सा घूम लीजिए, ऐसे घूमते घूमते पढ़ते रहिए। देखिए, लक्ष्य जितना बड़ा है, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। आप दूर से पर्वत को देखते हो, आपको लगता है कितना छोटा है, उसके पास पहुंचिए, उस पर चढ़ना शुरू करिए, तब उसकी ऊंचाई पता चलता है ना? तो आपने जब पर्वत पे चढ़ने का मन बना ही लिया है, तो डर किस बात की? और अगर डर है तो माउंटेन ड्यू जिंदाबाद, है ना? डर के आगे जीत है। संरचना, इसके बाद जो मूल्यों का निर्धारण होता है, इसमें निर्धारण, जैसे कि एमएसपी हुआ, स्पेशली इस पे जो फोकस किया जाता है, एमएसपी और इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो, है ना? इसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें विपणन, विपणन का मतलब मार्केटिंग सिस्टम कैसा है, यानी जो प्रोडक्ट किसान उत्पादित करते हैं, उनके उत्पाद मार्केट तक पहुंचते हैं तो उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं वो, है ना? इसमें हम लोग देखेंगे ऋण, यानी जो फाइनेंस सिस्टम है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होता है किसानों के समझ, वो यानी वो डेप्ट कैसे प्राप्त करें, कहाँ से वो अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करें, वो क्या है सिस्टम, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, कैसे प्रयास किया जा रहा है वो। इसके बाद देखेंगे भूमि सुधार, है ना? इसे हम कहेंगे लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार जो भारत में किया गया वो क्या है। इस कृषि क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसका क्या महत्व है वो, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो। इसी में सिंचाई व्यवस्था कैसी है, कृषि में सिंचाई व्यवस्था कैसी है वो, यानी इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया वो। इसके बाद पशुपालन, पशुपालन ये हो गया, अब इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर पशुपालन हो गया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब सप्लाई चेन, पहले लिख लीजिए, अभी बताता हूँ इसका। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये, ठीक है? इसके बाद फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग हो गया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रियां एग्रीकल्चर पर कैसे डिपेंड है, दोनों का क्या कोरिलेशन है, कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर को मजबूत बनाकर मजबूत बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। और एक तो फिर क्रॉपिंग पैटर्न, प्रोसेसिंग थोड़ा छोटा हो गया है लेकिन मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ साथ साथ। हाँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, है ना? क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, ये क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, है ना? यानी फसल प्रणाली जो है भारत की वो नहीं। ओके, जाइए जाइए, कोई बात नहीं, जा सकते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, यानी भारत में जो फसल पैटर्न है, फसल प्रणाली है वो कैसी है ये।
अब देखिए ये जो टॉपिक्स आपने देखा, इसके बाद यहाँ पर जो संरचना हम देखेंगे, संरचना के साथ जो प्रॉब्लम है वो एक जगह पहले हम लोग देख लेंगे, फिर मूल्यों का निर्धारण, ये अपने आप में प्रॉब्लम, विपणन में क्या समस्याएं हैं, ऋण से संबंधित क्या समस्याएं, भूमि सुधार कैसे, सब कुछ जो है देखते चलेंगे, और यहाँ पर करंट की चीजें इसके साथ ही जोड़कर देखेंगे। ये जो आपका एग्रीकल्चर है, अब इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का। हाँ नहीं, आप वो आप अपने लिए बोल रहे हो ना, एक मानव जगत के लिए बोल रहे हो, मैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये जैसे मैंने कहा कि मेंस का टॉपिक है ना, इस मेंस में यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये 3 चैप्टर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, यानी एग्रीकल्चर, दूसरा जिसे हम उद्योग कहते हैं या इंडस्ट्री कहते हैं, तीसरा जिसे हम सर्विस सेक्टर के रूप में जानते हैं वो हो गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्रीकल्चर से। अब मेंस में आप देखोगे प्रत्येक वर्ष 6 से 8 क्वेश्चन रहता है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 क्वेश्चन। अगर 8 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन केवल यहां से रहता है, 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। 6 क्वेश्चन पूछा गया है तो 3 क्वेश्चन आपका यहां से रहेगा। यानी एक चैप्टर से अगर एक चैप्टर आप बढ़िया से कवर कर लेते हो तो 50% आप मेंस में जो इकोनॉमी का पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका कवर हो जाता है, हाँ एग्रीकल्चर से। अब देखिए यहाँ ये तो हो गया आपका मेंस का। प्री का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, यहाँ से मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऋण से संबंधित या विपणन से संबंधित, है ना, विपणन या ऋण से संबंधित, जैसे विपणन को मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर बिल लाया था, 3 बिल लाया गया था 2020 के दौरान, आपने देखा होगा 2019-20 का जो सेशन था उसमें 3 बिल लाया गया था जिसे कृषि बिल कहा गया था, और पूरे देश में उसको लेकर हंगामा हुआ था। हाँ, उसके लिए किसान आंदोलन भी हुआ। लोग यहाँ पर आप देखेंगे गुड़गांव के आगे किसान जो थे वो धरने पर बैठे थे, काफी दिनों तक बैठे भी रह गए। अब वो जो बिल जारी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बिल जारी किया वो क्या है, करंट है। अब प्री में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उस बिल से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, मैं एक एग्जांपल केवल बता रहा हूं, है ना। तो वो क्या हो गया, करंट का इशू हो गया। अब दे देगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, या कृषि बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला, दूसरा, तीसरा। अब जो बिल में दिया गया है वो 3 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी रखना होगा वो उठा के रख देगा, कूट दे देगा, आंसर आपको निकालना है। तो वो करंट है आपका, है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन एग्रीकल्चर का वो करंट पोर्शन है। समझ में आया। तो जो क्वेश्चन प्री में पूछा जाएगा वो इस प्रकार से, या मान लीजिए पीएम किसान योजना है ना, जो सम्मान निधि की बात करते 6,000 रुपया दिया जाता है ना। अब वो योजना गवर्नमेंट ने निकाला तो वो एक स्कीम है, स्कीम किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। अब उस स्कीम से क्वेश्चन पूछ ले, पीएम किसान निधि के बारे में संबंधित कथनों पर विचार करें, 2-3 कथन दे देगा, कोड दे देगा, आंसर आपको। तो जो यहां से प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैक्सिमम 99% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट इश्यूज को लेकर ही पूछे जाते हैं। तो आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। करंट इश्यूज कुछ आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होगा। अब जिससे जोड़कर पूछा जाए, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लिया कि वर्तमान में फसलों से संबंधित बीमा योजनाएं किसानों को लाभ पहुंचा रही, जिससे उनकी आय दुगना होने की, हाँ गवर्नमेंट की यानी सरकार की जो नीति है उसे बल मिलेगा। कथन का मूल्यांकन करें या परीक्षण करें। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको जानना होगा, बीमा योजनाओं के बारे में जानना होगा, तो वो करंट रिलेटेड आपका मेंस का भी क्वेश्चन बना दिया, है ना। अब सब कुछ आपने क्या किया, एक जगह रखकर आंसर लिख दिया, आपका उत्तर पूरा हो गया। तो कहने का आशय क्या है कि आप देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्री का भी पूछा जा रहा है, मेंस का भी पूछा जा रहा है, लेकिन प्री में कहाँ पूछा जा रहा है वो मैंने बता दिया। अब अगर जो मेंस का है वो आप प्री के हिसाब से तैयार करते हो तो फिर इधर उधर ही रहोगे, जो सही जगह वहां पर आप नहीं पहुंच पाओगे, यानी क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत करके आओगे।
तो जब आप यहाँ पर करंट के इश्यूज को पढ़िए तो उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िए, और बाकी जो ट्रेडिशनल पोर्शन इसमें है उसको तो आपको मेंस के हिसाब से देखना ही देखना है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहा है, इसलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर आपका मोस्ट 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 जितनी बार आप मोस्ट लगा सकते हैं लगा लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है ना। अब चलते हैं द्वितीय क्षेत्र की तरफ, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसे उद्योग या इंडस्ट्री क्षेत्र के रूप में जानते हैं, इंडस्ट्री। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन नहीं आता है। ये भी मेंस का ही है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ना प्री में पूछा गया है ना मेंस में। हाँ, प्री में अगर पूछा गया तो कुछ इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया पिछले दिनों में, जैसे कि ICI है इंडेक्स और IIP है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है तो ये हम आपको करा ही देंगे। और जो मेन करंट के कुछ ऐसे जैसे बताए कोई योजना या स्कीम कुछ आता है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इंडस्ट्री को भी अगर हम देखें दो भागों में बांटा जाए तो एक तो आपका जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं यानी बिग, और दूसरा स्मॉल होता है। दो प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं भारत में। एक बड़े बड़े उद्यमी हैं जो बड़े उद्यम को चला रहे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, डालमिया, बजाज, है ना, इस प्रकार से लोग हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे छोटे छोटे उद्यमी हैं जिनका नाम हमको भी नहीं पता ना आपको पता है, हमारे अपने क्षेत्र में वो काम करते हैं लोकल लेवल पे। इन्हें हम क्या कहते हैं, MSME के रूप में देखते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। उस उद्यमी के रूप में ऐसे इंडस्ट्रीज को हम देखते हैं। अभी देखिए तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे देश में या जो बड़े उद्यम हैं उनके समक्ष बहुत समस्याएं नहीं, ना तो पूंजी की समस्या है उनको, है ना, और ना ही पूंजी के विस्तार की समस्या है, ना व्यापार को बढ़ावा देने की समस्या है। समस्याएं कहीं दिखाई पड़ती हैं तो यहाँ पर MSME में जो सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यम है उन्हीं के समस्याएं हैं। उन्हें अगर मजबूत बना दिया जाए तो जो उद्यम है भारत का वो मजबूत हो सकता है। और चूंकि ये छोटे उद्यमों से बहुत से लोग जुड़े होते हैं, चाहे कुशल श्रमिक हो या अकुशल श्रमिक हो, स्पेशली अकुशल श्रमिकों के संयोजन का सबसे बड़ा माध्यम ये है और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा माध्यम ये है। यानी मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कनेक्ट टू दीज टू पर्टिकुलर फील्ड। और अभी अगर कंडीशन हम देखें तो ये दोनों फील्ड का कंडीशन बहुत अच्छा है नहीं भारत में, है ना। ये निचले पायदान की तरफ जा रहे हैं, एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है वो भी कम हो गया। और दूसरी तरफ ये जो MSME इंडस्ट्रीज है हमारी यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है वो भी हाशिए पर जा रहे हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए कि जो UPSC क्वेश्चन पूछती है वो कहाँ से पूछती है, जहां पर कमजोरी है, जहां पर कमियां हैं, क्योंकि आप सुझाव दोगे मजबूत करने के लिए और आप फ्यूचर में एक IAS ऑफिसर बन के इसको सुधारोगे तो आपका विचार क्या हो सकता है, क्या इसकी बेहतरी के लिए आप कह सकते हो, कर सकते हो, उसको वो जानना चाहता है। तो हमेशा समझ लीजिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं जहां पर हम कमजोर होते हैं। उसे बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय हो सकता है उसके बारे में UPSC जनरली क्वेश्चन पूछता है। लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठाकर आप देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वहां से क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। तो कुछ करेक्शन जो किया गया उसके संदर्भ में या तो क्वेश्चन होगा, उसका व्यू एक जानना चाहता है कि ये करेक्शन कितना प्रासंगिक है, इसकी रिलेवेंसी है या नहीं है, और दूसरा क्या करेक्ट हो सकता है, व्हाट शुड बी करेक्ट, है ना, वो क्या हो सकता है ये। तो यहाँ पर हम लोग को जो देखना है उद्योग में वो बिग इंडस्ट्रीज को नहीं देखना है, स्पेशली फोकस करना है किस पर, स्मॉल पर, उसमें भी MSME सेक्टर, ठीक है। यानी इसे आप छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा उद्योग आप छोड़ सकते हो, कोई फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप MSME को देख लीजिए क्योंकि विगत कई वर्षों से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पूछे जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है। और गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाने के लिए कई स्कीम भी चला रखा है और उस स्कीम का जो विस्तार हो रहा है, जैसे स्टार्टअप स्टैंड अप मुद्रा योजना आप देखेंगे, स्फूर्ति योजना है, स्पायर योजना है, तो CGTLMS है, बहुत से ऐसी स्कीम है जो चलाई गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। तो उन स्कीम्स का लाभ क्या स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उठाने में सक्षम है या नहीं, ये लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जिस्टिक थ्रू जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को जो छूट दिया जा रहा है क्या वास्तव में उसका लाभ उठाने में सक्षम हो पा रहे नहीं हो पा रहे। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस
इन योर इकोनॉमिक सेक्शन विल बी आस्क्ड। अब उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन, और देखिए जब आपको ये पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन है, उसी पे आप टू द पॉइंट फोकस कर दीजिए, इधर उधर की चीजों को रिमूव कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। फिर नींद भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगा, है ना। लिस्ट में नाम आएगा तो सब दुख दर्द आप भूल जाओगे उस दिन, तो विश्वास में सब दुख दर्द। अरे सोचिए कितने 7 लाख 8 लाख फॉर्म पड़ता है, उसमें से आप एक होंगे, और पूरे भारत में करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों में आपकी एक अलग पहचान होगी। कम होता है, इतना बड़ा उद्देश्य है, इतने बड़े उद्देश्य के साथ आप बैठो, भूख प्यास तो लगनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए, है ना। कुर्बानियां, देश कुर्बानी मांगता है, उसी प्रकार से यूपीएससी भी कुर्बानी मांगता है, साधना तपस्या मांगता है ना। तो हाँ, ये हो गया। तीसरा जो आपका सेक्टर था, जिसे तृतीय क्षेत्र हम कहते हैं, तृतीय क्षेत्र, है ना, हाँ, टर्शियरी सेक्टर। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, हमारी भी बात करेंगे, करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस हंसते रहिए, एकदम एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, और कोई भी डाउट, आपके दिमाग में एक सिंगल डाउट भी नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, किसी भी हेजिटेशन के बिना आप पूछिए एकदम, ठीक है, कोई भी डाउट हो। तृतीय क्षेत्र है आपका टर्शियरी सेक्टर जिसे कहते हैं, ये है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। तो देखिए सेवा क्षेत्र अभी सबसे ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सर्विस सेक्टर का है ना। अबाउट 60%, आप देखेंगे टोटल जीडीपी का 60% कहाँ से प्राप्त हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर से, यानी सेक्टर मजबूत है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, जो मजबूत है उसे और मजबूत बनाया जा रहा है। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया बताइए, पूछा गया, हम बता रहे हैं कहाँ से। जैसे सर्विस सेक्टर में क्या है, आप कहोगे बैंकिंग, ये क्या है, सर्विस है ना। आप कहोगे होटल या रेस्टोरेंट, होटल रेस्टोरेंट, ये क्या है, सर्विस सेक्टर है। आप कहोगे कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये क्या है, सर्विस है। आप कहोगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया या सिस्टम ऑफ इंडिया, ये क्या है, सर्विस है। आप कहोगे एजुकेशन, ये क्या है, सर्विस है। आप कहोगे इसके साथ हेल्थ, आप कहोगे टेलीकम्युनिकेशन, है ना। इसके बाद आप कहोगे बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो आप बताइए क्या इन सबको अलग हम पढ़ सकते हैं, नहीं। ये सब आपके पूरे सिलेबस के दौरान, है ना, पूरे सिलेबस के दौरान इसे हम अलग नहीं करते हैं, बस यहीं तक। इसमें क्या है कि किसी न किसी टॉपिक से जोड़कर हम देख लेते हैं। जैसे जब हम पढ़ते हैं क्या, आधारभूत संरचना, वो इसमें कवर हो जाता है। इसके बाद होटल रेस्टोरेंट, यहाँ से क्वेश्चन है ही नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। बैंकिंग हम मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए, वहाँ पढ़ लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सेक्टर जो है, इसको हम सोशल जस्टिस में कवर कर लेते हैं, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। बीपीओ सेक्टर है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, थोड़ा सा हो गया, है ना। तो क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना यहीं से पता चल जाता है, कहाँ कौन से चैप्टर कवर हो जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर का बहुत महत्व नहीं दिखाई पड़ता। अगर आप छोड़ भी देते हो तो 1-2 क्वेश्चन कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट चैप्टर, वो है आधारभूत संरचना, इसे कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं वो है एक तो परिवहन प्रणाली, है ना, परिवहन प्रणाली, दूसरा यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दूसरा है संचार, और तीसरा है ऊर्जा, है ना,
यानी कम्युनिकेशन सिस्टम और एनर्जी सेक्टर, ये है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो है पॉवर्टी, जिसे हम कहते हैं गरीबी। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इसे कहते हैं बेरोजगारी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इसके बाद इंडियन डेमोग्राफी, यानी भारतीय जनसंख्या या जनसांख्यिकी क्या है वो, इसके बारे में। और प्लानिंग इन इंडिया, स्पेशली इसमें जो फोकस करना होता है रिसोर्सेज फॉर प्लानिंग इन इंडिया, यानी भारत में आयोजन या योजना के लिए जो संसाधनों को हम एकत्रित करते हैं वो संसाधन कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, उस पर चर्चा होता है। तो प्लानिंग इन इंडिया ये चैप्टर हो गया, है ना, हो गया सबका, हो गया ना। और लास्ट में जो चैप्टर आपका बचता है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें स्पेशली 3 इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो आपके सिलेबस में है, जो मेंशन किया गया है, जिसको हमें पढ़ना है। ठीक, ये हुआ आपका सिलेबस। हाँ, ये पूरा सिलेबस है। अब इसमें भी और भी सब पॉइंट्स हैं, लेकिन हम लोग कवर करेंगे बाद में। हाँ, इसमें जो पीछे हम लोगों ने देखा, जैसे कि इससे पहले क्या आपने लिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स, हाँ मीन्स है, हाँ पूरा मीन्स। उसमें भी वही है, करंट के इश्यूज जो होंगे वो प्री में पूछे जा सकते हैं। पॉवर्टी प्री, मीन्स जनसंख्या प्री, डेमोग्राफिक, हाँ जो है बेरोजगारी आपका मेंस का है, और जो डेमोग्राफिक वाला चैप्टर है वो आपका प्री का है। और हाँ ये मेंस का, और प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आयोजना से क्वेश्चन प्री में भी आ रहा है, तो प्री मेंस दोनों लिख लीजिए, प्री प्लस मेंस दोनों लिख लीजिए। और लास्ट वाला जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये प्री, हाँ प्री का। ठीक, तो अब एक क्लैरिटी तो आपको हो ही गया होगा सिलेबस को लेकर कि प्री में क्या है, मेंस में क्या है, किस पे कहाँ फोकस करना है। इंटरव्यू में तो पूरा कहीं से भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग भी टायर्ड हो चुके हैं सुबह से क्लास करते हुए, है? भूख लगी है, हाँ होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर है, इसमें भी सब और टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, तो क्लास के दौरान हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज केवल हम लोग इसी पे, यानी सिलेबस को हम लोगों ने देखा, कल हम लोग देखेंगे इसके आगे जो और भी, कि स्ट्रेटजी क्या है, अप्रोच क्या होना चाहिए, सोर्सेज क्या होना चाहिए, है ना, और इसकी रोल और इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें कैसे होनी चाहिए, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग भी जाइए, कुछ खाइए पीजिए, एनर्जी लाइए। ठीक है, हाँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।